नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर हमारी खास रिपोर्ट। तो देश में वैसे तो कई पक्षी हैं जो अपने रंग, रूप और सौंदर्य के कारण लोकप्रिय हैं, लेकिन मोर एक ऐसा पक्षी है जिसकी लोकप्रियता सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी है। मोर जब अपने पंख फैलाता है तो उसकी सुंदरता जग जाहिर होती है और लोगों का मन मोह लेती है। तो चलिए आज हम जानेंगे मोर के बारे में और उसकी सौंदर्य का वितरण भी करेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। फैसियनिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पीफॉल अथवा पीकॉक कहते हैं। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि और भी कई वजह हैं, जिनके चलते मोर इस मुकाम पर है। जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों के नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन चुना सिर्फ मोर को गया। माधवी कृष्णन ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन प्राणी बोर्ड की ऊटा कामुंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में सारस ग्रेन, ब्राह्मणी गाइट, बास्टार्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इन सब में मोर का नाम चुना गया। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट किया जा सके। वहीं इसके अलावा यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी शक्ल मोर की थी। दो मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरो पन्नों से जुड़े इस तख्त का नाम तख्त ए ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। मोर भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। इन्हें न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि संसदीय कानून भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। मोर का महत्व भारत की संस्कृतियों से जुड़ा है। बहुत पहले प्राचीन हिंदू धर्म में इंद्र की छवि मोर के रूप में चित्रित की गई थी। भगवान कृष्ण तो अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे। दक्षिण भारत में मोर भगवान कार्तिकेय के वाहन के रूप में जाना जाता है। विभिन्न इस्लामी धार्मिक इमारतों की नक्काशी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई पुरानी इमारतों में आज भी इस तरह के डिजाइन वाले काम देखे जा सकते हैं। ईसाई धर्म में भी मोर का विशेष स्थान है।
इसे पुनरुत्थान का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य मोर के नृत्य की तर्ज पर होते हैं, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में मोर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आपने भी जाना मोर क्यों राष्ट्र पक्षी घोषित हुआ और इसकी सुंदरता के बारे में। वहीं बढ़ते आगे और दिल्ली में रातों रात एक हनुमान मंदिर प्रकट हो गया। ये मंदिर कैसे बना, किसने बनाया, कोई नहीं जानता। अतिक्रमण हटाने के दौरान हनुमान मंदिर को जब हटाया गया था तब इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। अब मंदिर के फिर से बनने पर भी राजनीति चमकाई जा रही है। आम लोगों के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मत्था टेकने पहुंचे, तो वहीं मंदिर में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी पहुंच गए। ये वही जगह है जहां अदालती आदेश पर मंदिर गिराया गया था। अब पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर अब नई मूर्ति विराजमान की जा रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 2 दिन पहले तक चांदनी चौक के जिस हनुमान मंदिर को तोड़े जाने को लेकर राजनीतिक दलों में खींचातान चल रही थी, शुक्रवार को वहीं पर नेताओं का तांता लगने लगा। वजह ये कि गुरुवार को उसी जगह रातों रात मंदिर खड़ा कर दिया गया। अब वहां पर बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, राजनीतिक दलों के नेता दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात हनुमान जी की मंदिर बनाई गई है। और खुद को दूसरों से ज्यादा हनुमान भक्त बताने की होड़ भी लग गई है। जब बीजेपी की नेता मंडली भजन पूजन करने गई तो आम आदमी पार्टी कहां पीछे रह सकती है। एक तरफ जहां बंगाल में भगवान पर सियासत हो रही है, तो वहीं दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली के चांदनी चौक में जहां अदालत के आदेश के बाद जिस मंदिर को गिरा दिया गया था, उसी पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर अब नई मूर्ति विराजमान हो गई और सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई। जब बीजेपी के नेता मंदिर पर पूजा करने पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी हनुमान जी की पूजा करने पहुंच गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि दिन भर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है। मंदिर को चारों तरफ से भव्य रूप से भगवा झंडों, गुब्बारों से सजाया गया है। बीजेपी के नेताओं का मंदिर में आने का कार्यक्रम है। हालांकि मंदिर दोबारा बनाने की अनुमति किसने दी, इस बारे में मंदिर के पुजारी को जानकारी नहीं है। मंदिर समिति कोर्ट में क्या जवाब देगी, इसको लेकर भी स्पष्टीकरण नहीं है। आपको बता दें कि ये मंदिर चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर बना हुआ था, जिसे पिछले महीनों भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी अमले ने यहां से हटा दिया था। उत्तर दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी का कहना था, चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसके तहत ही वहां के प्राचीन मंदिर को कोर्ट की इजाजत लेकर हटाया गया था। अब ठीक उसी जगह पर स्टील के एक स्ट्रक्चर के भीतर हनुमान जी की वही प्रतिमा लाकर रखी गई है, जो पहले वाले मंदिर में थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल को चांदनी चौक में भव्य हनुमान मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहिए और अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस तो आप और बीजेपी दोनों पर आरोप लगा रही है। बहरहाल नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है, पर कोई पक्के तौर अभी तक ये नहीं बता पाया है कि आखिर रातों रात ये मंदिर फिर कैसे और किसने बना दिया। इंजीनियर्स ने एक नई तकनीक का विकास किया है, जिससे पहाड़ियों का इस्तेमाल बैटरी की तरह किया जा सकेगा और इससे बिजली पैदा होगी जब भी जरूरत होगी। इस बिजली को बनाया और स्टोर भी किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए 200 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियों से बिजली का निर्माण संभव होगा, जबकि अभी तक जल विद्युत निर्माण के लिए ऊंचे पहाड़ों के साथ वहां बांध बनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऊर्जा क्षेत्र
कुवैत की कंपनी रीएनर्जाइज के इंजीनियरों ने ज्यादा घनत्व वाले एक तरल पदार्थ का आविष्कार किया है। यह तरल पदार्थ पानी से 2.5 गुना गाढ़ा है, यानी यह जब पहाड़ियों से गिरेगा तो पानी की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगा। एक अनुमान के मुताबिक जिस तरह बिजली की मांग बढ़ रही है, उस हिसाब से बिजली स्टोरेज की क्षमता को 100 गुना बढ़ाने की जरूरत है। इस स्थिति में यह नई तकनीक कारगर होगी, क्योंकि इसमें बिजली का स्टोरेज बेहतर तरीके से संभव है। रीएनर्जाइज के मुताबिक पहाड़ियां पावर के गुप्त स्रोत हैं और अब इन्हें खोलने की जरूरत है। शोधकर्ताओं की माने तो ब्रिटेन, अफ्रीका और यूरोप में ऐसी हजारों पहाड़ियां हैं जहां से इस तकनीक से बिजली उत्पादन संभव होगा। कंपनी का कहना है कि परंपरागत हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज की तुलना में इस ज्यादा घनत्व वाले स्टोरेज सिस्टम को छोटी पहाड़ियों से चलाया जा सकेगा, जबकि परंपरागत सिस्टम ऊंचे पहाड़ों से ही चल पाता है। इस तरह ऐसी ज्यादा जगहें मौजूद होंगी जो इस तरह के हाइड्रो पावर सिस्टम के अनुकूल होंगी। यह सिस्टम ज्यादा सस्टेनेबल यानी टिकाऊ है। अफ्रीका में करीब 1,60,000, वहीं यूरोप में 80,000 और यूनाइटेड किंगडम में 95,000 ऐसी पहाड़ियां हैं जहां यह हाइड्रो पावर सिस्टम लगाया जा सकता है। ज्यादा घनत्व वाला तरल एक अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में स्टोर रहेगा। जब बिजली की मांग कम होगी तो ज्यादा घनत्व वाले इस तरल को पहाड़ी पर पंप कर दिया जाएगा। इस तरह यह ऊपर पहुंच जाएगा। वहीं जब ज्यादा बिजली की जरूरत होगी तो इसे पहाड़ी के ऊपर से नीचे जनरेटिंग टरबाइन पर गिराया जाएगा। इस तरह बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। वही पानी को ऊपर उठाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा ग्रिड में वापस आ जा सकती है। यह पंप हाइड्रो सिस्टम ऊर्जा के स्टोरेज का पुराना तरीका है। परंपरागत रूप से इसके लिए बांध और जलाशयों का इस्तेमाल किया जाता है और पानी को स्टोर व रिलीज किया जाता है। वर्तमान में दुनिया के ऊर्जा भंडारण क्षमता का लगभग 96% तक पनबिजली के हिस्से हैं, लेकिन जैसा कि वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, इसलिए अधिक भंडारण परियोजनाओं की आवश्यकता है और अब ये सभी आकार में संभव हो रहा है। जैसे एक स्विस आधारित परियोजना ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग कर रही है। रीएनर्जाइज का कहना है कि उसका लक्ष्य 2024 में अपना पहला वाणिज्यिक सिस्टम संचालित करने का है। अगले दशक में 100 और ऑपरेटिंग सिस्टम संचालित होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। देखते रहिए प्राइम टीवी।